हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी नेशन बिल्डर क्लासेस। सो आप देख रहे हैं मयंक श्रीवास्तव को और आप सभी हैं टीएनबी क्लासेस में। पहले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग और समझा था कि पावर शेयरिंग क्या होता है। अब पावर शेयरिंग जब हमने पढ़ना चालू किया तो हमने श्रीलंका का केस देखा था, बेल्जियम का केस देखा था और देखा था कि श्रीलंका में जब पावर को शेयर किया गया तो वो मेजॉरिटी बेसिस पे गया। अब मेजॉरिटी बेसिस पे जब श्रीलंका में पावर को शेयर किया तो उसे ही हमने बोला था मेजॉरिटेरियनिज्म। आज इस पार्ट 2 पावर शेयरिंग के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेल्जियम में क्या स्टेप लिए गए थे, कैसे अकोमोडेशन किया गया था। अब बेल्जियम ने जो स्टेप लिया, जो शेयरिंग करने का तरीका आया, वो बहुत ही डिफरेंट था श्रीलंका से। बेल्जियम लीडर्स टुक अ डिफरेंट पाथ एंड रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कल्चरल डिफरेंसेस। यहाँ पे उन लोगों को पता था कि कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं और सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन को उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए एक अलग तरीके का मॉडल अपनाया अपने लोगों के लिए। तो उसे ही हमें देखना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, तो बहुत केयरफुली आपको देखना है। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपका वो काम मैं खुद कर दूंगा। ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगी द नेशन बिल्डर ऐप पे। आपको टीएनबी क्लासेस करके एक ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करनी है, एंड वहाँ पे ये सारे पीडीएफ्स, ये सारे नोट्स अपलोडेड हैं। आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं बेल्जियम मॉडल ऑफ अकोमोडेशन की, तो वहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन 4 बार अमेंड किया गया था। व्हाट डू मीन बाय अमेंडमेंट? अब अमेंडमेंट क्या होता है? तो अमेंडमेंट का मतलब होता है जब हम चेंजेस करते हैं। अमेंडमेंट का मतलब होता है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते हैं तो उसे को बोला जाता है अमेंड करना। तो 1970 से 1993 के बीच में 4 टाइम्स, कितनी बार दोस्तों? 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, और 4 टाइम बदलने के बाद जो रिजल्ट आया ना, वो पूरी दुनिया देखती रह गई। मतलब मानो माँ कसम क्या चेंजेस लाए थे। अब देखते हैं पहला चेंज। तो पहला चेंज ये था कि इक्वल नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। भाई बोलने वाली भाषा कितनी थी? 2। एक मेजॉरिटी थी और एक माइनॉरिटी। मेजॉरिटी में थे डच और माइनॉरिटी में थे फ्रेंच। तो यहाँ पे डच ने बोला कि ठीक है भाई, मान लेते हैं, चलो तुम भी क्या याद रखोगे। तो जो डच और फ्रेंच बोलने वाले जो मिनिस्टर्स थे, उनके जो नंबर्स थे वो इक्वल थे। तो रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वल हुआ डच और फ्रेंच का। दूसरा चेंज, मैनी पावर्स वर गिवन टू स्टेट एज अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है भाइयों और बहनों कि स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई गई। अब फ्रेंच बोलने वाले लोग भी थे और डच बोलने वाले लोग भी थे, तो उन्होंने बोला भाई अपनी अपनी गवर्नमेंट बना लो और कोई भी किसी की गवर्नमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। आपको जो दिखता है तुम वो करो, हमें जो लगेगा हम वो करेंगे। तो 2 सेपरेट स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई गई विच इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दूसरा चेंज था। अब फ्रेंच वाले फ्रेंच लोगों के साथ रहने लगे और डच वाले डच लोगों के साथ रहने लगे। जो तीसरा चेंज था वो था ब्रुसेल्स। हाँ, तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था कि ब्रुसेल्स में जो कंडीशंस थी वो बहुत ही अलग थी। वहाँ पे जो फ्रेंच थी वो मेजॉरिटी में थी और जो डच थी वो माइनॉरिटी में थी। तो भाई यहाँ पे ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई। क्या बनाई गई? एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज के जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो फिर से सेम थे। वहाँ पे डच ने बोला था कि फ्रेंच तुम भी क्या याद रखोगे, और यहाँ पे फ्रेंच ने बोला कि तुम भी क्या याद रखोगे भाइयों, लो तो तुम 20% हो लेकिन नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज इक्वल रहेंगी। तो यहाँ पे ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जो ब्रुसेल्स के रिगार्डिंगली फैसले लेगी। अब सबसे स्ट्राइकिंग फीचर जो था बेल्जियम का मॉडल का, वो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। भाई साहब ये क्या होता है? अरे कम्युनिटी गवर्नमेंट एक स्पेशल टाइप की गवर्नमेंट थी और बहुत एडिशनल फीचर था। दुनिया के सारे देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस थे वो एक तरफ और बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन एक तरफ। कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज को देखने के लिए। वो इश्यूज थे लैंग्वेज, याद रखना, लैंग्वेज,
कल्चर और एजुकेशन। तो लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन में डिसाइड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए एक अलग और सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसे कहा गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में सारे लिंग्विस्टिक लोग मौजूद थे, मतलब कि सारी भाषाएं बोली जाती थी जो बेल्जियम में, उन तीनों भाषाओं से नंबर ऑफ मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे कहाँ पे, कम्युनिटी गवर्नमेंट में। तो ये 4 पॉइंट्स अगर आपने लिख देते हैं तो आपको पूरे 5 पॉइंट मिलेंगे 5 नंबर के क्वेश्चन में। तो इतना सिंपल सा है, और सिर्फ ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है भाई। अब आते हैं 3 नंबर के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल है क्यों हमें पावर शेयरिंग की जरूरत है। अभी हमने 2 केसेस देखे, एक श्रीलंका का केस, और वहां पे जो इस तरह से पावर शेयर किया गया उसको हमने बोला मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है। दूसरा केस हमने देखा बेल्जियम का, जहां पे पावर शेयरिंग को जहां दूसरा केस देखा हमने पावर शेयरिंग का बेल्जियम में पावर शेयरिंग को एक अलग तरीके से शेयर किया गया। ठीक है। तो इन दोनों ही केसेस में पावर शेयर कर रहे हैं, लेकिन पावर शेयर करना जरूरी क्यों है। तो 3 नंबर का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आता है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सिंपली यही क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और काफी टाइम आ चुका है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है। अब 2 रीजंस होते हैं पावर को शेयर करने के। पहला है प्रूडेंशियल का मतलब समझ लीजिए पहले। ठीक है। जब भी देखिए कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो ना, इवन आप चॉकलेट भी खा रहे हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, आप किसी की हेल्प भी कर रहे हो, कुछ भी तुम कर लो भाई, 2 ही रीजन होते हैं किसी भी चीज को करने के। पहला, जब हम किसी भी चीज को अच्छा या बुरा मान के करते हैं कि ये चीज अच्छी है हमने कर ली, ये चीज बुरी है हमने नहीं की। और किसी भी चीज को करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है प्रॉफिट और लॉस। हम फायदा और नुकसान देखते हैं कि अगर हम ये करेंगे तो हमें फायदा होगा, हम ये करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो जब हम फायदा और नुकसान देखते हैं किसी भी चीज को करने से पहले, तो उस रीजन को ही हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। उस रीजन को ही आप क्या बोलोगे, प्रूडेंशियल रीजन। ठीक है। और प्रूडेंशियल रीजन ये है कि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज। सबसे पहले तो पावर शेयरिंग रिड्यूस कर देती है कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस को। भाई लड़ाई होने की जो गुंजाइश है उसे कम कर देती है, मिटा तो नहीं सकती। दुनिया की कोई भी ताकत किसी भी कंट्री में क्लैशेस होने से बचा नहीं सकती, बट पावर शेयरिंग अगर सही ढंग से की जाए तो हाँ, वी कैन डेफिनेटली रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज। दूसरा प्रूडेंशियल रीजन ये है कि इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। आपने श्रीलंका को देखा है कभी? प्रेजेंट में आप कोई भी न्यूज चैनल पे या यूट्यूब पे श्रीलंका डालिए और आप देखेंगे कि ना ही वहाँ की इकोनॉमी सही से चल रही है, ना ही वहाँ की पॉलिटिक्स सही से चल रही है। तो ये सब जो स्टेबिलिटी नहीं है वहाँ पे, अनस्टेबिलिटी जो है, वो किस वजह से है? वो इस वजह से है क्योंकि आपने क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग TNB क्लासेस से पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि जो भी अनस्टेबिलिटी श्रीलंका में आज दिख रही है उसका रीजन है पावर शेयरिंग अच्छे से ना होना। ठीक है। अब आते हैं हम मोरल रीजंस पे। मोरल रीजंस वो होते हैं जब आप चीजों को अच्छा या बुरा, अच्छे बुरे के नाप में तौलते हैं और फिर चीजों को करते हैं कि कोई भी चीज अच्छी है या बुरी है। तो मोरल रीजन में सबसे पहले आता है कि द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे डेमोक्रेसी आना चाहिए था। माइंड सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये आएगा बेटा डेमोक्रेसी। देखो भाई, गलती इंसानों से ही होती है, इसका मतलब मैं रोबोट नहीं हूं। देखिए, तो पहला मोरल रीजन क्या आएगा? पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है? डेमोक्रेसी कहती है कि जो पावर है वो लोगों के बीच में डिवाइड होना चाहिए, सिंपली। तो भाई ये मोरल है, तो मोरल रीजन में सबसे पहले आएगा कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट आना है आपका, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर अमंग दोज हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में पावर उन्हीं लोगों के बीच में शेयर होना जरूरी है जो उससे डायरेक्टली अफेक्टेड हों।
जैसे कि इंडिया, अब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम और आप एक डेमोक्रेटिक नेशन में रह रहे हैं, तो भाई पावर किसके बीच में शेयर होना चाहिए? उन्हीं लोगों के ना जो उससे डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। पावर जो भी को रूल कर रहा है, अगर वो कोई भी चीज कर रहा है, कोई भी डिसीजन मेकिंग कर रहा है, तो उससे अफेक्ट कौन होता है? हम और आप, ठीक है। तो पावर बेसिकली होना किसके हाथ में चाहिए? आपके और मेरे, मतलब हम सबके, ठीक है। तो ये दो रीजंस, मोरल रीजंस है पावर शेयरिंग के। आई होप समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा स्लो भी आप कर सकते हैं अगर तेज लग रहा हो तो। एंड यू कैन ऑल्सो कमेंट अस कि आपको क्या चाहिए, क्या दिक्कत जा रही है, आपके जो डाउट्स हैं वो भी आप कमेंट करें, और मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। अब हमारे चैप्टर का लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन, इसके अलावा फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो पावर शेयरिंग सर कितने टाइप से होती है, हमें ये समझना है, ठीक है भाई और बहनों। तो पावर शेयरिंग 4 टाइप से होती है बेसिकली। कितने टाइप से? 4 मेन 4 टाइप है जिससे आप पावर को क्या करेंगे? शेयर करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो पावर शेयरिंग का टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है? तो बेसिकली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ जो गवर्नमेंट है हमारे, जो हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है, तो ये जो 3 डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इसमें हॉरिजॉन्टली पावर को हम शेयर कर देते हैं। अब हॉरिजॉन्टली करने का मतलब ये है कि इन तीनों के पास इक्वल पावर्स होंगी, बट डिफरेंट पावर्स होंगी। भाई लेजिस्लेचर का पावर क्या होता है? लॉ मेकिंग, ठीक है। देश में जो लॉ मेकिंग होती है वो कहाँ से हो रही है? लेजिस्लेचर से हो रही है। उन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और अगर कोई क्लैशेस आते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल कोई अमेंडमेंट्स में दिक्कत आती है, तो वो कौन सॉर्ट आउट करता है? वो जुडिशरी करता है। तो तीनों की पावर्स हैं तो डिफरेंट, बट अगर आप उनको नापेंगे, उनको मेजर करेंगे, तो सारी पावर्स इक्वल आएंगी। और ये तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे पे चेक करते रहते हैं और एक दूसरे के बीच में बैलेंस क्रिएट करते हैं। इसलिए इस सिस्टम को बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। ये एमसीक्यू आता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का एक दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। आई होप ये बहुत ही ईजी है, 2 पॉइंट्स में आपको ये लिख सकते हो आराम से। अब आता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या होता है? तो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर जब डिफरेंट लेवल्स में शेयर होती है तो उसे कहते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट देखने मिलेगी टॉप लेवल पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आपको मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद अगर इंडिया में अगर आप हैं तो लोकल गवर्नमेंट भी आपको देखने मिलेगी, जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। देखा होगा आपने गांव में बहुत पंचायत होती हैं। एक पंचायत करके एक वेब सीरीज भी है, देखिए ना, बहुत ही गजब है। नहीं देखी तो जरूर देखना अपने बोर्ड्स के बाद। और ये लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में देखने मिलती है। इंडिया एक वन ऑफ द यूनिक कंट्री आप कह सकते हैं, एक लौता देश है जहां पे 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आपको मिलता है, 3rd टियर भी मिलता है गवर्नमेंट का। अमूमन बाकी देशों में आपको सिर्फ ये दोनों गवर्नमेंट्स मिलेंगी। तो जब डिफरेंट लेवल्स में हम पावर को शेयर कर रहे हैं तो वहां पे क्या बोला जाएगा? वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पे बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के दूसरे नाम भी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट को रीजनल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, और लोकल गवर्नमेंट को तो लोकली गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा फॉर्म था पावर शेयरिंग का। अब आते हैं हम तीसरे और चौथे पे। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप क्या होता है भाई? अरे अब जैसे आप सभी स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स क्या है? समाज का एक हिस्सा है ना। लेकिन सारे स्टूडेंट जब मिल जाएं तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं। तो समाज में रहने वाले जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल ग्रुप। वुमेन्स क्या है? वुमेन एक सोशल ग्रुप है। शेड्यूल कास्ट एक सोशल ग्रुप है। शेड्यूल ट्राइब एक सोशल ग्रुप है। मैन एक सोशल ग्रुप है। वुमेन्स
बता दिया मैंने। तो ये सारे क्या हैं, एक सोशल ग्रुप्स हैं, है ना। तो अब जब हम इन सोशल ग्रुप्स को पावर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। अब इन्हें पावर देते कैसे हैं, तो आपने देखा होगा क्लास 8th की अगर सोशल साइंस आपने पढ़ी हो तो आपको आपके टीचर ने बताया होगा कि कुछ सीट्स हैं जो रिजर्व्ड हैं, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। 9th में भी ये है ना, चैप्टर 3 में आप देखेंगे क्लास 9th के एसपीएल बुक के, तो वहां पे रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी करके आपको मिलेगा। अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने क्या किया, हमने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को हमने कुछ सीट्स रिजर्व दे दी असेंबली में, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट्री असेंबली के लिए, लोकसभा के लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व कर दी। किसके लिए भाई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। सेम हमने अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो एक्ट आया था उसके थ्रू हमने 1/3 सीट्स रिजर्व की हैं वुमेन्स के लिए लोकसभा में, और पंचायती राज में ये रिजर्वेशन पहले से ही है, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन हम दे रहे हैं इससे पावर ही तो मिलेगी भाई। 1/3 सीट्स पे डायरेक्टली इलेक्ट होकर जब इंडियन वुमेन्स पहुंचेंगी तो उनके हाथ में पावर होगी कि नहीं होगी। तो ठीक इसी तरह से आप सोशल ग्रुप्स को क्या देते हैं, पावर देते हैं, है ना। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट एक बेस्ट एग्जांपल है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने जो अभी देखा थोड़ी देर पहले ही, कम्युनिटी गवर्नमेंट में लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लोगों को हमने पावर दी थी, जर्मन बोलने वाले, फ्रेंच बोलने वाले, डच बोलने वाले। तो वो भी क्या है, एक सोशल ग्रुप है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज हम सभी जानते हैं, इंडिया के बच्चा जानता है। इवन 2 पार्टीज के नाम तो आप सभी जानते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस राहुल गांधी जी की और भारतीय जनता पार्टी, है ना, जिसके अभी लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये कैसे होती है पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक साथ भी होती है और अलग अलग भी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर ये पावर शेयरिंग नहीं हुई तो कंपटीशन नहीं रहेगा, और कंपटीशन नहीं रहेगा तो बदला लेना एंड इस तरह की चीजें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये सब क्यों नहीं होता हमारे देश में, क्यों कांग्रेस हारने के बाद भी बीजेपी या हमारे देश में कुछ ऐसा नहीं करती जो गलत है, क्यों बीजेपी हारने के बाद कुछ ऐसा नहीं करती कि गलत है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि दोनों को ही पता है कि कभी ना कभी उनके हाथ में भी पावर आएगी, और जब उनके हाथ में पावर आएगी तो दे कैन यूज इट जैसे वो चाहें, ठीक है। तो कंपटीशन जब होता है तो पावर शेयरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर जो है स्विच होती रहती है, ठीक है, और इसी तरह से वो शेयर होती है। हाँ, एक और फॉर्म है जब पावर सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ यूज करती हैं, और वो है कोएलिशन गवर्नमेंट। जब कोएलिशन बनता है, जब गठबंधन की सरकार बनती है, जिसे हम कोएलिशन बोलते हैं, तो उस कोएलिशन के टाइम पे सारी पार्टीज जो भी उस कोएलिशन का हिस्सा हैं, जैसे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी मिलकर बनाती है बहुत सारी पार्टीज के साथ, और अभी करंटली जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है वो भी एनडीए की गवर्नमेंट है। तो ऐसे में जो भी पार्टीज एनडीए के साथ हैं वो सारी पार्टीज पावर को शेयर करती हैं, और इस तरह से पावर शेयरिंग होती है 4 टाइप्स के फॉर्म्स में। पहला हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, तीसरा पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स, और चौथा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो यहाँ से आपका पावर शेयरिंग चैप्टर खत्म होता है, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे बस उन्हीं को आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, और बस भूल जाएगा इस चैप्टर को, ठीक है। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में हमारे, जिसमें कि हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे एसपीएल की बुक का, ठीक है। बाय बाय, शब बखैर।